हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। फिर से आज है क्यूज नंबर 2 है। जी हाँ साथियों, डेली क्यूज का क्यूज नंबर 2 है, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन है। ये आपके नर्सिंग से रिलेटेड है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एएनएम की बहाली हो, स्टाफ नर्स का बहाली हो, या फिर सीएचओ को बहाली हो, या फिर नर्सिंग ऑफिसर के बहाली हो, यानी नर्सिंग क्षेत्र में कोई भी बहाली हो, आपका 70 से 80% जो क्वेश्चन होता है वो आपके नर्सिंग से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर डेली बाई डेली आपको 20-20 क्वेश्चन का आपको एक सीरीज मिलेगा डेली प्रतिदिन, जहाँ पे आप आकर इस क्यूज को अटेंड कर सकते हैं और आप अपने आप को देख सकते हैं कि 20 में आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना का जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, डेली जो है सुबह डल जाता है, आप लोग देखिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे कि अच्छे से तैयारी हो तो हम जो थियोरिकल पोर्शन होता है उसको भी एक एक वीडियो लाकर टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, फिलहाल आपको ये डेली चल रहा है, आकर देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है कि एक सब सेंटर यानी एक उपकेंद्र स्थित होता है, मतलब एक सब सेंटर उपकेंद्र कितने जनसंख्या पर स्थित होता है। ए नंबर में है 3000 से 5000 पर, बी नंबर में है 8000 से 10000 पर, सी नंबर में है 32000 से लेकर 37000 तक, और डी नंबर में है 20000 से लेकर 30, ठीक है, 2 लाख से 3 लाख पर। कितना पर होता है एक सब सेंटर, आपको बताना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होने वाला है आप सभी का, मैं बता दूं, सबसे जो राइट आंसर है वो होगा ए नंबर। एक सब सेंटर 3000 से 5000 की जनसंख्या पे होता है। ओके ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सामने में आ चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने के जनसंख्या पे होता है, बताना है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है ना। 3 से 8000 जनसंख्या पे, 8 से 10000 जनसंख्या पे, या फिर 80 से, देख लीजिए, 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पर, या फिर आपका 20000 से 30000 की जनसंख्या पर। कितने के जनसंख्या पे होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो आपका 20 से 30,000 के जनसंख्या पे होता है। ठीक है, पहाड़ी मैदान होगा तो 20,000 की जनसंख्या, और अगर समतल मैदान होगा तो 30,000 की जनसंख्या। ओके, चलिए अब एक और तीसरा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। सब सेंटर पीएचसी हो गया, तो अब सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है कितने के जनसंख्या पे होता है। ठीक है ना। चलिए 1 से 2000 की जनसंख्या पे, 28 से 38000 की जनसंख्या पे, 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पे, या फिर 2 लाख से 3 लाख की जनसंख्या पे। कितने पे होता है सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए। फिलहाल चलिए मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, 80 से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या पे होता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग के सामने में एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है एक कब शुरू किया गया, इसको जो है आप लोग को बताना है। ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड जो चाइल्ड हेल्थ है यह आपका शुरू हुआ कब? 1997 में। 1997 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि जेरियाट्रिक नर्सिंग केयर यानी वृद्ध के नर्सिंग केयर के दौरान किन लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है? किन लोगों को किया जाता है? टीबी पेशेंट को, ओल्ड पेशेंट को, इन्फेंट एंड चाइल्ड को, या एडोलेसेंट को? किसको किया जाता है? तो आप लोग को पता है जेरियाट्रिक नर्सिंग जो होता है यह वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल होता है, ओल्ड पीपुल का। समझ गए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए कहता है डाउन सिंड्रोम के केस में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या समान से क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या नॉर्मल रहता है? बताना है। डाउन सिंड्रोम में होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो बताना है। ठीक है, 1 अधिक होती है, 2 अधिक होती है, 1 कम होती है, और 2 कम होती है। क्या होती है आपको बताना है। देखिए डाउन सिंड्रोम आपको लगता होगा डाउन मतलब कमना यानी नीच होना, ऐसा नहीं है। यह जो है आपका जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, तो 2 जोड़ी होता है, 2 ही जोड़ी, कोई भी पेयर जो होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 नहीं होकर 21वां जो क्रोमोसोम का पेयर जो होता है ना, यह 2 नहीं होकर इसके जगह पर 3 हो जाता है, यानी 1 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 7 नंबर में देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या समान से क्या होता है? वो तो था डाउन सिंड्रोम। अब हम लोग देख रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। 1 अधिक होता है, 2 अधिक होता है, 1 कम होती है, और 2 कम होती है। क्या होती है आपको बताना है, बताइए कमेंट करके। चलिए हम बताते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें आपका जो होगा वह जो है क्या होता है, वह 1 कमता है। डाउन सिंड्रोम में 1 बढ़ता है और टर्नर सिंड्रोम में 1 कमता है। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन पालसी, पालसी मतलब आप लोग समझते हैं ना, लकवा, समझते हैं ना, पालसी मतलब समझते हैं लकवा। तो देखिए बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन जो पालसी होता है वो आपका जो होता है स्पैटिक सेरेब्रम पालसी, डिसकाइनेटिक सेरेब्रम पालसी, एटॉक्सिया सेरेब्रम पालसी और मिक्स टाइप सेरेब्रम पालसी। क्या होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों में जो मोस्ट सबसे अधिक जो पालसी होता है वह स्पास्टिक सेरेब्रल पालसी होता है। क्या होता है? स्पास्टिक सेरेब्रल पालसी होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा होने वाला लकवा यही होता है, ठीक है। 9th नंबर का देखिएगा, देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर नहीं है, मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो क्लिनिकल फीचर नहीं है। तो देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक आपका किडनी का रोग है, किडनी से संबंधित रोग है, जिसमें व्यक्ति का शरीर में सूजन होता है, ठीक है, मूत्र में जो है प्रोटीन बढ़ जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, और ये सब कब होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर, गुर्दा का रोग होने पर, किडनी के रोग होने पर, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्लिनिकल फीचर नहीं है। कौन नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताया तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे निम्न में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ओडिमा, ये आपका लक्षण है। अगर किडनी का रोग होगा तो शरीर में सूजन आएगा, होगा, यूरिन में जो है प्रोटीन बढ़ जाएगा, ये भी है, ठीक है। हाइपर एल्बुमिनिया, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। ए वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड छनेगा नहीं तो उसमें एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो हाइपर बिलिरुबिनिया होगा भी, ठीक है। तो ये भी एक लक्षण है, समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट एक और ज़बरदस्त प्रश्न है आपके सामने में, देख लीजिए। थैलेसीमिया क्या है? आपको बताना है थैलेसीमिया क्या है। कॉन्जेंटल हेमोलाइटिक एनीमिया है, या फिर एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया है, कॉन्जेंटल नॉन हेमोलाइटिक एनीमिया है, या एक्वायर्ड नॉन हेमोलाइटिक एनीमिया है? क्या है आपको बताना है। साथियों मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्जेंटल हेमोलाइटिक एनीमिया, मतलब जन्मजात हेमोलाइटिक अरक्तता, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है आपका, सभी के सभी प्रश्न बहुत शानदार लिए हैं। अंतरा में सिंथेटिक प्रोजेस्टिन की मात्रा होती है, ठीक है, मतलब जो अंतरा होता है, इस अंतरा में सिंथेटिक प्रोजेस्टिन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसकी जो मात्रा होती है वो आपका कितना होता है, ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। इसका जो मात्रा होता है अंतरा में 150 mg होता है। कितना होता है? 150 mg इज द राइट आंसर होता है। किसका? अंतरा में जो होता है ना वो सिंथेटिक प्रोजेस्टिन का मात्रा 150 mg होता है, ठीक है। चलिए 12th नंबर का प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि अंतरा इंजेक्शन में, ठीक है, अंतरा इंजेक्शन कितने महीने बाद रिपीट किया जाता है? अंतरा जो इंजेक्शन होता है कितने महीने बाद रिपीट किया जाता है? कितने महीने बाद रिपीट किया जाता है? तो साथियों यह जो है 3 महीने बाद रिपीट किया जाता है अंतरा इंजेक्शन, ठीक है। अंतरा इंजेक्शन 3 महीने बाद, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शुरुआती 3 महीनों के दौरान छाया गोली किस शेड्यूल से ली जाती है? छाया जो गोली होती है यह किस शेड्यूल से लिया जाता है? शुरुआती के 3 महीने में। किस शेड्यूल से लिया जाता है? शुरुआती के 3 महीने में, ठीक है। देख लीजिए, ट्विस इन वीक, मतलब वीक में सप्ताह में 2 बार, ठीक है ना। शुरुआती 3 महीने वीक में 2 बार लिया जाता है छाया गोली, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप देखिए छाया है। छाया क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि छाया क्या है, समझ लीजिए। जो छाया गोली शुरुआत के 3 महीने में वीक में 2 बार लेते हैं, ये छाया है क्या, ठीक है। छाया है क्या, इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। छाया होता क्या है? तो देखिए एक गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट की विधि है, आर्ट में यूज में ली जाने वाली ड्रग है, और ऑक्सीटोपिक ड्रग है, ठीक है। क्या है, इस चीज़ को आप लोग को समझिए, ठीक है ना।
इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका छाया ड्रग होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। चलिए, तो छाया क्या है? तो छाया आपका एक गर्भ निरोधक साधन है। छाया क्या है? छाया एक गर्भ निरोधक साधन है। और पूछेगा कि छाया शुरुआती 3 महीने में कितने देते हैं, तो बीच में 2 सप्ताह देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ें को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, HIV संक्रमण के मामले में निम्न में से इन्फेक्टियस मटेरियल है। मतलब HIV के मामले में इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो संक्रमित है, ठीक है। रोगी के नाक तथा गले के स्राव, रोगी का मल, रोगी का रक्त, बीड़ी आदि उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोगी का रक्त और बीड़ी, क्योंकि रक्त डायरेक्टली आप किसी में से लगा के किसी को शरीर के अंदर देते हैं, और बीड़ी सीमन भी जो होता है यह भी किसी, जैसे जेंट्स है तो जेंट्स का सीमन जो है महिला में इंटर करता है अंदर, और रक्त भी अंदर जाता है। तो यह इन पदार्थ ऐसा है जो अगर HIV वाले पेशेंट के लेकर किसी दूसरे में दिया जाए रक्त या सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए तो इसके थ्रू फैल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देखिए। इनमें से किस बीमारी के दौरान पैराटाइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है? पैराटाइड जो ग्लैंड होता है, पैराटाइड जो ग्लैंड होता है, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। HIV संक्रमण में, रूबेला में, कंठमाला रोग यानी मम्प्स में, या फिर ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग में, ठीक है। किस में होता है? तो पैराटाइड ग्लैंड में जो सूजन आता है वो मम्प्स में होता है, कंठमाला रोग में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर का प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिए। कोई भी प्रश्न यहाँ पे अलुल जलूल नहीं शामिल किया गया है, नॉर्मल तो सबको आता है। भारत में मलेरिया के सर्वाधिक रोगी कौन से प्लाज्मोडियम के कारण होते हैं? मतलब जो भारत में मलेरिया का रोगी मिलता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का ही एक परजीवी होता है, किसके कारण जो है सबसे ज़्यादा होता है, किस प्लाज्मोडियम के कारण? तो इस चीज़ को जो है आप लोग को समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको 16 तक मैं आपको करा दिया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये सब आपको 16 तक जो है करा दिए हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। अब 70 नंबर जो है देख लीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम जो होता है वह प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होने वाला इसी के कारण होता है, इसी प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है। ओके 80 नंबर का प्रश्न है आपके सामने में आ चुका है, देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा ग्रुप वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है? मतलब इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो वायरल है, मतलब वायरस से जनित रोग होता है, ठीक है, संचारित रोग है। क्या बताना है? जैसे मिजल्स, मम्प्स, सार्स, इबोला, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टीबी, कोलेरा। तो टीबी तो जीवाणु से होता है, तो ये तो नहीं होगा। कोलेरा, मिजल्स, डेंगू, ये भी आपका क्या हो गया? डेंगू फीवर से क्या बोलते हैं, मच्छर से होने वाला है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मलेरिया, डेंगू, फीवर एंड फिलारी, ये भी नहीं होगा, ये मच्छर के समूह का है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, यही आपका वायरल ग्रुप है जो कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। चलिए आप नाम याद रख लीजिए, वायरस के कारण मिजल्स, मम्प्स, सार्स, इबोला, ठीक है, याद रखिए। 90 नंबर है, सेकेंड लास्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रोग की हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार किससे कहते हैं? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बुखार है ही नहीं, ये भी बुखार नहीं है, ठीक है। टाइफाइड भी बुखार है और डेंगू बुखार है। अब इसमें से हड्डी तोड़ बुखार कौन सा होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो साथियों हड्डी तोड़ जो बुखार होता है आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो आपका होता है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है आपका देख लीजिए 20 नंबर का जो प्रश्न है, शुरुआती 3 महीनों की समाप्ति के बाद छाया पिल किस शेड्यूल से ली जाती है? ठीक है ना, शुरुआती 3 महीनों की समाप्ति के बाद जो छाया पिल है यह किस शेड्यूल से ली जाती है? ठीक है ना, तो साथियों यह जो है शुरुआती 3 महीनों के बाद यह वीकली लिया जाता है। ठीक है, यह वीकली लिया जाता है। 3 महीने पहले तक जो है सप्ताह में 2 बार लिया जाता है, लेकिन जैसे ही 3 महीने हो जाता है तो आपका क्या होता है कि यह जो है आपका क्या होता है वीकली कर दिया जाता है। ठीक है, सप्ताह में 1 ही लिया जाता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सब करा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। बाकी आप लोग चैनल को अगर पसंद करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने सारे नर्सिंग ग्रुप में ज़रूर करें। डेली बाय डेली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।